तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी जॉयलैंड को। ये मूवी ऐसी है कि इसमें काफी सारे हिडन मैसेजेस छुपे हुए हैं जो कि शायद आपको एक्सप्लेनेशन सुनने के टाइम समझ ना आए, तो इसीलिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद बताया है। तो आप अगर मूवी को समझना चाहते हैं और डिटेल में, तो एक्सप्लेनेशन के बाद मेरी कही गई बातों को सुनिएगा। जिसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनकर जा सकता है, लेकिन जिसको पसंद है या फिर अगर जानना चाहता है मूवी को और डिटेल से तो वो रुक सकता है। मूवी में काफी ज्यादा अडल्ट सीन हैं जो कि मैं दिखा तो नहीं सकता, पर मैंने उनको अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है, तो काफ़ी लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप अकेले देखें या फिर ईयरफोन लगाकर देखें तो अच्छा रहेगा। बाकी चलिए मैं आपको सुनाता हूँ जॉयलैंड की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम हैदर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी 3 प्यारी भांजियों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा होता है। तभी हैदर की भाभी नुच्ची का वाटर ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो पेट से थी, तो हैदर उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाता है। नुच्ची को 3 बच्चियां पैदा करने का एक्सपीरियंस हो रखा था, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम नहीं था। तभी वहां पर नुच्ची का पति और हैदर का भाई सलीम आ जाता है जो कि हैदर को डांटने लगता है कि मुझे इतनी देर तक फोन क्यों नहीं किया। हैदर कुछ दवाइयां लेने जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जिसके कपड़े खून से सने हुए हैं और वो काफी ज्यादा परेशान है। हैदर उसे देखते हुए सोचने लग जाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, पर वो अपने बड़े भाई सलीम से फिर डांट खाता है कि उसका ध्यान किधर है। घर के सबसे बड़े अब्बा जी कसाई का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार था घर के वारिस के आने का, यानी कि सबको पहले से पता था कि नुच्ची को लड़का ही होगा, इसलिए कुर्बानी देने के लिए वो बकरा कटवा रहे थे। पर कसाई के ना आने पर अब्बा जी हैदर को ही बकरा काटने के लिए कह देते हैं। हैदर ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था और उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी किसी को भी मारने की। पर अब्बा जी पीछे से चिल्ला रहे थे, करो हैदर करो। तो हैदर की बेगम मुमताज हैदर से चाकू छीनती है और बकरे को काट देती है। घर में अब्बा जी की ही सुनी जाती थी, फिर किसी को उस काम को करने का मन हो या ना हो, चलती अब्बा जी की ही थी। अब्बा जी हैदर से हमेशा नाराज रहते थे क्योंकि उनके नजरिए में वो कोई काम का नहीं था। हैदर की पत्नी मुमताज ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और हैदर हाउस हस्बैंड था। वो नुच्ची के साथ घर के सारे काम करता और अपनी भांजियों को संभालता। अब्बा जी के हिसाब से हैदर जोरू का गुलाम, पत्नी के पैसों पर पलने वाला, फ्री का बैठे बैठे खाने वाला, जिम्मेदारियां ना संभालने वाला, शादी को इतने समय हो जाने के बाद भी बच्चा ना दे पाने वाला लड़का था। मतलब उनकी नजरों में हैदर मर्द नहीं था। उधर हॉस्पिटल में सलीम और नुच्ची को पता चलता है कि लड़का नहीं फिर से लड़की हुई है, तो नुच्ची हताश हो जाती है कि लड़की क्यों हुई। दरअसल उन्होंने पहले टेस्ट कराया था तो पता चला था कि लड़का है, पर टेस्ट गलत साबित हुआ। सलीम इस बात से नाराज नहीं होता बल्कि नुच्ची के सर पर हाथ फेरकर और माथा चूमकर उसकी केयर करता है। पर नुच्ची को पता था कि सबको चाहिए लड़का ही था, जो कि हुआ नहीं। तो घर पर अब्बा जी उन दोनों को ऐसी नजर से देखेंगे कि एक लड़का तक नहीं दे पाए और फिर से कोशिश होगी लड़का पैदा करने की। हम देखते हैं कि हैदर अब्बा जी की मालिश कर रहा होता है, तो अब्बा जी कहते हैं कि तुम लोग बच्चा कब कर रहे हो। तो हैदर कहता है कि अभी मुमताज का मन नहीं है। अब्बा जी ताना कसते हुए कहते हैं कि मन नहीं है या तुमसे होता नहीं है। मुमताज हैदर से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि एसी लगवा ली जाए। तो हैदर कहता है कि अगर एसी लगवानी है तो पहले अब्बा जी के कमरे में लगवानी पड़ेगी। तो मुमताज कहती है कि कोई नहीं, 2 एसी ले लेंगे। हैदर मजाक में कहता है कि कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या जो 2-2 एसी ले लोगी। फिर वो बताता है कि मेरे दोस्त कैसर ने मुझे बुलाया था नौकरी के सिलसिले में, तो हो सकता है कि मुझे भी नौकरी मिल जाए। जिस बात से मुमताज खुश होती है कि चलो ये तो अच्छी बात है। अब्बा जी ने जैसा कहा था उसको ध्यान में रखते हुए हैदर मुमताज का मूड बनाते हुए उसके साथ गुलू गुलू कर लेता है ताकि बच्चा होने वाली प्रक्रिया हो सके।
अब हम देखते हैं कि हैदर अपने मित्र कैसर से मिलता है, जो कि एक तरह के कामुक नाच करने वाले थिएटर में डांसर का काम करता था और हैदर को वहीं पर एज ए डांसर नौकरी दिलवा रहा था। हैदर उस पर खूब चिल्लाता है कि ये किस तरह की नौकरी कर रहा है तू, और मुझे भी ये सब करने को कह रहा है, घर वालों को पता है या नहीं? कैसर कहता है कि घर वालों को नहीं पता और बताने की जरूरत भी नहीं है, और महीने का 40,000 कमाता हूँ, तो जब पैसे आ रहे हो तो कोई नहीं पूछता कि काम क्या करते हो और तुम कब तक अपनी बीवी की कमाई खाओगे। तभी वहाँ पर बीबा नाम की एक ट्रांसजेंडर आती है, जो कि बैकग्राउंड डांसर्स को डांस सिखाती थी और डांस के इंटरवल में खुद भी परफॉर्म करती थी। बीबा वही थी जिसे हैदर ने हॉस्पिटल में खून से सने कपड़ों में देखा था। तो वो उससे कहता है कि मैंने आपको पहले देखा है, पर बीबा साफ मना कर देती है कि वो मैं नहीं कोई और रहा होगा। हैदर सोचता है कि चलो कम से कम पैसा तो मिल रहा है और अब्बा जी के ताने सुनने से भी बच जाऊंगा। तो वो कामुक डांस थिएटर में बैकग्राउंड डांसर बनने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि डांस थिएटर में मेन डांसर डांस कर रही होती है, जिसका लुत्फ थिएटर में बैठे कई सारे मर्द उठा रहे होते हैं। जैसे ही इंटरवल होता है तो बीबा नाचने आती है, तो सब उठकर जाने लगते हैं, क्योंकि किन्नर का डांस कोई नहीं देखना चाहता था। लेकिन बीबा का डांस हैदर को मोह लेता है और वो काफी ध्यान से टकटकी लगाए उसे नाचते हुए देखने लग जाता है, जैसे वो बीबा नहीं किसी मोरनी को पंख फैलाए नाचते देख रहा हो। मुमताज अपने काम के लिए पूरी समर्पित थी, उसे अपने काम से बहुत प्यार था और अपने काम को करते हुए वो और आगे बढ़ना चाहती थी। हैदर घर में सबको बताता है कि उसकी नौकरी लग गई है, तो अब्बा जी पूछते हैं कि कहाँ लगी नौकरी? तो हैदर झूठ बोल देता है कि उसे एक डांस थिएटर में मैनेजर की नौकरी मिली है। अब्बा जी कहते हैं कि तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली काम करने को? हैदर कहता है कि महीने के 40,000 मिलेंगे। तो पैसा सुनकर अब्बा जी कहते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, बस पड़ोसियों को मत बताना कि तुम क्या करते हो। अब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तो नुच्ची कहती है कि अब तो हैदर की नौकरी लग गई है, तो अब काम में मेरा हाथ कौन बटाएगा? इतने लोगों के लिए मैं अकेले खाना कैसे बनाऊंगी? अब्बा जी कहते हैं कि बात तो सही है, तो फिर अब हैदर नौकरी करेगा और मुमताज नौकरी छोड़कर घर संभालेगी। मुमताज साफ साफ ना में जवाब देती है कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जरूरत के लिए नहीं बल्कि उसे प्यार था अपने काम से, इसलिए नौकरी करती थी। पर अब्बा जी कहते हैं कि हमने तुम्हें नौकरी करने के लिए कभी मना किया? जिंदगी बैलेंस करके चलनी चाहिए। अब्बा जी हैदर की तरफ देखते हैं कि वो उसे समझाए और मुमताज भी उसकी तरफ देखती है, क्योंकि वो उस पर यकीन करती थी कि वो उसकी भावनाओं को समझता है और वो उसकी साइड लेगा। पर हैदर अब्बा जी की साइड लेते हुए उसे नौकरी छोड़ने के लिए कह देता है। मुमताज सभी को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करती है, पर सभी लोग अपनी बातों में लग जाते हैं और उसकी कोई नहीं सुनता कि उसके दिल में क्या है। हैदर मुमताज के पास जाता है और उससे सॉरी कहता है, तो मुमताज अपने काम का एक किस्सा बताने लग जाती है। पर तभी नुच्ची अपनी एक बच्ची को लाकर हैदर को थमा देती है, ये कहकर कि इसे अपने पास सुला लो, ये दूसरी बच्ची को बहुत टांगे मार रही है। जिस वक्त मुमताज को चाहिए था कि हैदर उससे बात करे, सांत्वना दे, उस वक्त उनके बीच कोई बात ही नहीं हो पाती। बीबा को भी अपने डांस शो के लिए बैकग्राउंड डांसर चाहिए थे, तो उसने 6 डांसर चुने, जिसमें से हैदर भी था। तो वो सभी को डांस प्रैक्टिस करा रही होती है, पर हैदर को डांस का डी भी नहीं आता था। बीबा चाहती थी कि जैसे बाकी डांसरों के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, वैसे ही उसका भी पोस्टर लगे थिएटर के बाहर। पर थिएटर का मालिक उसका फोटोशूट कराने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, क्योंकि बीबा के डांस से पब्लिक नहीं आती थी। बीबा अपनी फोटो का बड़ा सा कटआउट बनवाने का ऑर्डर दे देती है और हैदर से कहती है कि वो रात में कटआउट थिएटर पहुंचा दे। रात में हैदर कटआउट लेकर थिएटर पहुंच जाता है, पर वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे एंट्री ही नहीं देता। हैदर बीबा को लगातार कॉल कर रहा होता है, पर वो उठाती नहीं। इंसान पैदा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पर जिंदा तभी रहता है जब उसके पास पैसे हों खाने पीने सजने संवरने के लिए। तो अपनी जरूरत और खुद को जिंदा रखने के लिए बीबा ना चाहते हुए भी सस्ते बार्स में जाकर डांस वगैरह करती थी पैसों के लिए, जहां हर तरह के लोग आते थे उसको छूने की और जबरदस्ती उसके साथ गलत करने की कोशिश भी करते थे। पर वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि सब गुंडे मवाली टाइप के लोग होते थे। अब हैदर इतने बड़े कटआउट को रखता कहाँ, तो वो उसे
उसे अपने घर ही लेके चला जाता है और मुमताज की मदद लेकर चुपके से छत पर ले जाकर रख देता है। मुमताज उससे पूछती है कि कौन है ये, तो हैदर बताता है कि ये बीबा है जो कि थिएटर में डांस सिखाती है। हैदर मुमताज को सच बता देता है कि वो कोई मैनेजर नहीं है बल्कि वहाँ पर बैकग्राउंड डांसर का काम करता है। हैदर उससे पूछता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम नाराज तो नहीं हो? मुमताज इस बात से नाराज नहीं थी बल्कि थोड़ी सी जल रही थी कि हैदर काम कर रहा है पर वो नहीं, और हैदर ने उसका साथ नहीं दिया जब साथ खड़े होने की जरूरत थी, तो इस बात की नाराजगी तो थी ही, पर वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि होना वही था जो अब्बा जी चाहते थे। सुबह हैदर की पड़ोसन आंटी फयाज छत पर नमाज पढ़ रही होती हैं, तो उन्हें बीबा का कटआउट दिख जाता है, तो वो घर में आके सबको बता देती हैं। हैदर अब्बा जी से खूब गाली खाता है कि ये लड़का ऐसे ऐसे काम करके मोहल्ले में हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। अब हम देखते हैं कि बीबा डांस प्रैक्टिस करा रही होती है पर हैदर से हो ही नहीं रहा होता। बीबा उसके पास आती है और उसकी टी शर्ट उतार के कहती है कि अब कर। हैदर के अंदर अभी भी झिझक और शर्म बैठी हुई थी कि कैसे डांस करें सबके सामने, लेकिन जब कपड़े ही उतर गए तो उसके बाद क्या ही शर्म, तो वो काफी खुल के पूरे जोश के साथ सारे डांस स्टेप कर लेता है। अब हैदर और बीबा मेट्रो से घर जा रहे होते हैं, तो बीबा महिलाओं वाली बोगी में बैठी होती है, तो एक आंटी उससे कहने लगती हैं कि आप यहाँ नहीं मर्दों वाली बोगी में जाके बैठिए। बीबा तो अपने आप को लड़की ही समझती थी और लड़की जैसे रहती भी थी, पर आंटी को चुल मची थी बेवजह उंगली करने की, तो वो लगातार बोले जा रही होती हैं। हैदर बीबा के बगल में आके बैठ जाता है और तब बीबा खूब हंसने लग जाती है और अगल बगल के लोग उन्हें देखकर कई तरह की बातें बना रहे होते हैं, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बीबा हैदर को अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ उसे बताती है कि टीना नाम की एक लड़की मेरी दोस्त थी। एक दिन हम लोग एक फंक्शन में गए तो वहाँ एक आदमी आया जिसके हाथ में बंदूक थी। वो आदमी टीना को हाथ लगाने लगा तो हमने उसे धक्का दिया तो उसने टीना को गोली मार दी। मतलब हैदर ने उस दिन हॉस्पिटल में खून से सने कपड़ों में जिसे देखा था वो बीबा ही थी, और वो खून उसकी दोस्त टीना का था जो एक आदमी द्वारा मारी गई बेवजह। बहुत रात हो चुकी थी तो मुमताज हैदर को फोन करती है पर वो उठाता नहीं क्योंकि वो तो बीबा के साथ था। तभी मुमताज दूरबीन से देखती है कि मोहल्ले की गली में एक आदमी अपनी माशूका से बात करते हुए काफी अंगड़ाइयां टाइप ले रहा है, जैसे कुछ अलग ही बातें चल रही हो। बीबा हैदर से पूछती है कि तुम कभी समुंदर किनारे गए हो, तो हैदर कहता है कि मैं तो कभी लाहौर के बाहर भी नहीं गया। बीबा कहती है कि तुझे जाना चाहिए, तभी तुझे पता चलेगा कि समुंदर कितना बड़ा है और इंसान कितना छोटा। अब बीबा हैदर की बीवी के बारे में पूछती है तो हैदर उसे मुमताज की फोटो दिखाता है, तो बीबा कहती है कि मेरे भी दिल है पर मुंह में नहीं कहीं और। बीबा हैदर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और उसके होठों को अपने होठों से मिलाने के लिए आगे बढ़ती है, पर हैदर को ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब फील होता है तो वो तुरंत उठकर वहां से चला जाता है। हैदर घर जाकर मुमताज से पूछता है कि क्या तुम कभी समुंदर में गई हो, तो मुमताज जवाब देती है कि हाँ बचपन में गई थी एक बार। हैदर पूछता है कि बहुत बड़ा है क्या, तो मुमताज थोड़ा हंस के कहती है कि वो समुंदर है हैदर, बड़ा तो होगा ही। अंधेरे के सन्नाटे में एक दूसरे के इतना करीब लेटे हुए मुमताज का मन बहल जाता है, तो वो हैदर के साथ गुलू गुलू करने की प्रक्रिया का कदम बढ़ाती है, पर हैदर उसे रोक देता है ये कहकर कि बच्ची उठ जाएगी जो कि मुमताज के बगल में सो रही थी। तो मुमताज निराश होकर अपनी आग को बिना पानी डाले बुझा देती है। हैदर कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, बाहर एक चक्कर लगा के आता हूँ। हैदर अपनी गाड़ी उठाता है और बीबा के पास पहुंच जाता है जो कि बाहर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि शायद उसे उम्मीद थी कि हैदर वापस आएगा। जिस पल को हैदर बीच में ही छोड़कर चला गया था उसी पल को पूरा करने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और रिश्ते नाते सभी को पीछे छोड़ते हुए बेधड़क एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं।
अगली सुबह हम देखते हैं कि मुमताज को उल्टियां हो रही होती हैं, यानी कि वो गर्भवती हो गई थी। एक तो जिससे उसे प्यार था, यानी कि उसकी नौकरी वो छोड़नी पड़ी, और अभी वो घर के माहौल में ठीक से एडजस्ट भी नहीं हुई थी कि वो गर्भवती हो गई। वो किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि बताने पर सबसे पहले उसका टेस्ट कराया जाता कि लड़का है या लड़की, फिर उस हिसाब से उसका ख्याल रखा जाता, और बच्चा होने के बाद तो समझो उसकी जिंदगी खत्म। फिर जिम्मेदारियों का पहाड़ उसके ऊपर लाद दिया जाता, जो कि अभी वो नहीं चाहती थी। अब हम देखते हैं कि मुमताज का थोड़ा मन बहलाने के लिए नुच्ची उसे जॉयलैंड ले जा रही होती है, एक प्रकार की ऐसी जगह जहां झूले और दुकानें लगी होती हैं और सब मजे करने जाते हैं। तो अब्बा जी का ख्याल रखने के लिए फयाज आंटी रुक जाती हैं, क्योंकि अब्बा जी के पैरों में थोड़ा दिक्कत थी। उस रात बीबा का डांस शो था, जहां पहली बार वो अपने बैकग्राउंड डांसर के साथ डांस करने वाली थी। वो लोग डांस करना शुरू करते हैं, जिसे देखकर जनता को काफी मजा आता है, क्योंकि उनका डांस थोड़ा अंग्रेजी स्टाइल में था। उधर मुमताज और नुच्ची एक झूले में बैठकर खूब मजा करते हैं। काफी दिनों बाद वो लोग साथ में कहीं बाहर निकले थे। ये पहली बार था जब दोनों लोग इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। घर पर अब्बा जी को सुसु आई होती है, पर वो जा नहीं पा रहे होते, क्योंकि उनकी व्हील चेयर अटक गई थी। फयाज आंटी जब तक उनके पास आती हैं, तब तक उनकी पैजामे में ही सुसु छूट जाती है, और अब्बा जी के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग माहौल हो जाता है। फयाज आंटी उनके पास आती हैं और उनके हाथ में हाथ रख के कहती हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। आंटी के शौहर कई सालों पहले गुजर चुके थे, तो शायद उसके बाद उन्हें अब्बा जी पसंद आने लगे, इसीलिए वो कोई भी काम से घर आया जाया करती थीं। आंटी अपने बेटे को फोन लगाती हैं ताकि वो उन्हें घर ले जाए, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा होता। तो अब्बा जी कहते हैं कि आज रात आप यहीं रुक जाइए, हैदर या सलीम कोई आएगा तो आपको छोड़ आएगा। मुमताज, नुच्ची, सलीम जब घर आते हैं तो पाते हैं कि अब्बा जी ने कमरा अंदर से बंद कर रखा है, तो सोचते हैं कि शायद वो सो गए होंगे और आंटी घर चली गई होंगी। नुच्ची मोबाइल में वीडियोस देख रही होती है, तभी उसके सामने हैदर और बीबा का डांस वीडियो आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो तो थिएटर मैनेजर की नौकरी करता है, डांसर कब बना। लेकिन ये बात वो किसी को बताती नहीं। हैदर अब तक नहीं आया था, तो मुमताज उसे कॉल करती है, पर वो उठाता नहीं। तभी मुमताज देखती है कि वो आदमी जो अपनी माशूका से फोन पे गंदी वाली बातें किया करता था, वो फिर से लगा हुआ है वही करने में। वो दूरबीन लेकर उसे निहारने लग जाती है, तो देखती है कि वो आदमी अपनी चरम सीमा पर है, जिसे देखकर मुमताज का भी मन मचल जाता है, और उसे देखते हुए वो भी अपने आप को सहलाने लग जाती है टेबल का सहारा लेकर। तभी पीछे से सलीम आ जाता है और उसे ऐसी हरकत करता देख हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रही है। मुमताज को जब एहसास होता है कि पीछे सलीम है, तो वो सकपकाकर मुंह झुकाकर शर्म से खड़ी हो जाती है और उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही होती। अब अगली सुबह एक मीटिंग लगती है, क्योंकि फयाज आंटी अब्बा जी के कमरे में ही सो गई थी, तो उनका बेटा उन पर गुस्सा रहा होता है कि ये बात अगर बाहर पता चलेगी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। आंटी कहती हैं कि कल रात मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने उठाया नहीं। तुम्हारी माँ सारी रात घर से बाहर थी, लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं बाहर हूँ। आंटी कहती हैं कि जब मैं इनका ख्याल रख सकती हूँ, इनके काम आ सकती हूँ, तो क्या दिक्कत है। उनका बेटा कहता है तो फिर यहीं रह जाओ, घर आने की जरूरत नहीं है। आंटी अब्बा जी से कहती हैं कि मुझे नहीं परवाह कि लोग क्या कहते हैं, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। अब अब्बा जी हाँ कर देते तो वो एग्जाम्पल ना बन पाते सभी लोगों के सामने कि वो कितने सभ्य इंसान हैं, और जो समाज में बुराई होने का डर सबको दिखाते रहते हैं वो उन पर ही लागू हो जाता। इसीलिए वो आंटी से कहते हैं कि आप घर जाइए, हैदर आपको छोड़ आएगा। आंटी को उम्मीद थी कि शायद अब्बा जी भी उन्हें पसंद करते होंगे और अपना लेंगे, पर ऐसा होता नहीं, तो वो हताश होकर चली जाती हैं। सलीम हैदर से कहता है कि मुमताज को समय दिया कर, उसका ख्याल रखा कर, बीवी है तेरी। हैदर को समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर सलीम ने जो पिछली रात देखा था उसको देखते हुए वो हैदर को समझा रहे थे कि अपनी बीवी को समय दो। बीबा हैदर को बताती है कि मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि मैं लड़की बनना चाहती हूँ। हैदर उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, तो बीबा नाराज हो जाती है कि
लड़की बनने के बाद नहीं अच्छी लगूंगी क्या? और मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि मुमताज नुच्ची के साथ अपना टेस्ट कराने जाती है तो पता चलता है कि लड़का होने वाला है। नुच्ची मुमताज से बातों बातों में कह देती है कि अब हैदर को कोई साधारण नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। वो ऐसे ही बतियाने में पड़ी होती है कि मुमताज अचानक से कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। नुच्ची एकदम सीरियस होके उसे देखने लग जाती है तो मुमताज हंस के कह देती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पर असलियत यही थी कि उसके दिल और दिमाग में इतनी भसड़ मची हुई थी कि वो इस सब से बस भागना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि डांस थिएटर में लड़के लोग हैदर को परेशान कर रहे होते हैं, उसका मजाक बना रहे होते हैं उसकी मर्दानगी को लेकर। तो वहाँ बीबा आती है और सबको हड़का के चुप करा देती है और हैदर को अपने साथ लेके चली जाती है। मुमताज जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े पैक करके भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है क्योंकि उसे लगता है यही करना सही है। उधर हैदर को बचाने के बाद हैदर और बीबा एक दूसरे के साथ गुलू गुलू करना शुरू करते हैं। हैदर बीबा को वस्त्रहीन करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो बार बार रोक रही होती है। ये जो हो रहा था कोई आम लड़का लड़की के बीच नहीं हो रहा था। तो हैदर सोचता है कि शायद ऐसे रिश्ते में सामने वाला नहीं बल्कि खुद को झुकना होता है। तो वो खुद झुक जाता है जो कि बीबा को पसंद नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। लड़की तो वो है, ये क्यों झुक रहा है? तो वो उसके ऊपर गुस्सा के उसे भगा देती है ये कहकर कि दोबारा मुझे कहीं नजर मत आ जाना, दफा हो जाओ यहाँ से। हैदर जब रोते बिलखते घर जाता है तो हम देखते हैं कि मुमताज जो कि भागने निकल चुकी थी वो वापस आ जाती है। वो हालातों से तो भाग सकती थी लेकिन जो कुछ उसके मन में चल रहा था उससे कैसे भागती। मुमताज उससे पूछती है कि तुम अपना जूता कहाँ छोड़ा है? तो हैदर कहता है कि शायद बीबा के यहाँ रह गया। मुमताज शायद समझ चुकी थी कि उसके पति का मन कहीं और ही लग रहा है। वो उसे बता देती है कि हमारा बच्चा होने वाला है जो कि लड़का है। हैदर मुमताज को पकड़ के खूब रोता है क्योंकि उसके दिमाग में भी तो भसड़ मची पड़ी थी कि वो आखिर कर क्या रहा है। बीबा ने तो हैदर को भगा दिया था दूर अपने आप से और थिएटर से। तो हैदर मेले में शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर सबका मनोरंजन करने वाला बन जाता है। उस डांस के बाद बीबा काफी फेमस हो गई थी और अब उसके पास काफी सारे शोज के ऑफर्स भी आने लगे थे और उसने एक हैंडसम सा मैनेजर भी रख लिया था। अब हम देखते हैं कि घर में अब्बा जी की शादी की सालगिरह मनाई जा रही होती है। हैदर नुच्ची से पूछता है कि मुमताज कहाँ है? तो मुमताज पीछे से कहती है कि मैं अब भी नजर नहीं आती क्या? ये टॉन्ट था हैदर को कि अब तो मुझे इम्पोर्टेंस दे दो, अब तो मुझे जरूरी समझ लो। अब्बा जी जिसे हमेशा गरियाते रहते थे केक काटने के बाद हैदर की तारीफ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने घर का वारिस दे दिया था तो वो अब अच्छा हो गया था। मुमताज वहां से हटकर बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और खूब दौड़ भाग कर रही होती है पेट से होने के बाद भी। नुच्ची और हैदर दबी आवाज में कह रहे होते हैं मुमताज आराम से, धीरे से, लेकिन मुमताज भागे जा रही होती है, हंसे जा रही होती है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप कॉमर्स लेना चाहते हो लेकिन घर वालों ने आपको साइंस ही लेने को कहा वरना पढ़ाई मत करो ये कह दिया। आपने साइंस ले लिया तो घर वाले सबको बताने लगे कि हमारे बच्चे ने तो साइंस ली है पर आपको तो लेना ही नहीं था। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप लगे पड़े हो पर आपसे हो नहीं रहा। पर घर वाले इस चीज में लगे होते हैं कि आप पढ़ो लेकिन ये नहीं समझ पाते कि आपको साइंस पढ़ने का मन ही नहीं है। लेकिन आप बोल नहीं सकते वरना पढ़ाई बंद हो जाएगी और आप पर पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी और इमोशनल ड्रामा भी शुरू हो सकता है। तो ये जो फीलिंग है कुछ कुछ यही फीलिंग मुमताज महसूस कर रही थी और अपनी फेक हंसी और बच्चा पेट में होने की परवाह ना करके खेल कर दिखा रही थी कि उसका मन नहीं है बच्चा करने का। पर सब कुछ समझ कर भी चुप थे। हम देखते हैं कि मुमताज बाथरूम में बैठे रो रही होती है। वो टॉयलेट क्लीनर लेती है और उसे पीने लगती है। तभी हैदर ब्रश करने के लिए बाथरूम में आता है और वो ये तक नोटिस नहीं करता कि मुमताज के हाथ में टॉयलेट क्लीनर है और बस अपनी बातें किए जा रहा होता है। हैदर ब्रश करके सोने चला जाता है और मुमताज उसके जाने के बाद पूरा क्लीनर पी जाती है।
अब सीन आगे शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि सभी लोग मातम मना रहे हैं मुमताज के मर जाने का। मातम में बीबा भी आई होती है। सब सदमे में थे कि अचानक उसने ऐसा क्यों कर लिया। सलीम और अब्बा जी को मुमताज के मरने का दुख कम, घर के वारिस के मर जाने का दुख ज्यादा था और दोनों मुमताज को कोस रहे होते हैं कि बच्चा जब पेट में था तभी उसको मरना था क्या, पागल थी वो। हैदर सलीम पर गुस्सा जाता है कि आप अपना मुंह बंद करो। तो सलीम कहता है कि आज तुम्हारी मर्दानगी जागी है, पहले जागी होती तो ना होता कुछ, और अब भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। नुच्ची जो अब तक चुप थी वो झल्लाकर कहती है कि तुमने, इसने, मैंने, हम सब ने उसको मारा है। भाग रही थी वो, मैंने उसे रोका तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। ये जो मुंह लटका के खड़ा है इसने भी उसे मारा है। अब मर चुकी है वो, बख्श दो उसे और चुप हो जाओ। अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि शादी होने से पहले हैदर मुमताज के घर गया था ये पूछने कि वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं। मुमताज कहती है कि मैं शादी के बाद नौकरी कर सकती हूँ। तो हैदर कहता है कि हाँ आपकी मर्जी है, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, घर के काम। तो मुमताज हंस के कहती है कि कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। ये सीन इसलिए दिखाया गया था क्योंकि मुमताज ने शादी से पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो नौकरी करना चाहती है शादी के बाद भी। पर जब अब्बा जी ने नौकरी छोड़ने को कहा तो हैदर ने कुछ नहीं कहा। तो सबसे पहले मुमताज का तभी दिल टूटा था कि उसने ही साथ नहीं दिया जो उसका जीवन साथी है। अब सीन वर्तमान में आता है जहां हम देखते हैं कि हैदर लंबा सफर करके कराची पहुंच जाता है समुद्र के किनारे। हैदर धीरे धीरे समंदर के अंदर जाने लगता है और लहरों को महसूस करते हुए उनका आनंद लेने लग जाता है। ये उसके लिए बहुत ही अलग अनुभव था क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी समंदर नहीं देखा था। वो चलते जा रहा होता है, चलते जा रहा होता है अनंत समुद्र की ओर और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कई लोगों को इस मूवी का मतलब नहीं समझ आया होगा और ना ही ये समझ पाए होंगे कि ये मूवी किस बारे में है और बताना क्या चाहती है, इसका मैसेज क्या है। तो मैं एक एक करके आपको हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा। ये मूवी हमें बताती है कि कैसे एक मर्द को मर्द तब माना जाता है जब उसकी अच्छी नौकरी हो और वो लड़का पैदा करके दे सके। उसका अपनी बीवी पर कंट्रोल होना भी जरूरी है और खुद काम ना करके घर के सारे काम उससे करवाए, तभी ये समाज और घर के बड़े एक मर्द को मर्द मानते हैं। हर किसी के हिसाब से ये एक मर्द की परिभाषा भले ना हो, पर कई लोग हैं जो इसी को मर्द होने की परिभाषा मानते हैं। चलो माना कि दुनिया बदल रही है, पर आज भी एक मर्द को तुच्छ ही समझा जाता है अगर उसके पास नौकरी ना हो तो। भले वो कितना ही काबिल हो, कितना ही अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर नौकरी नहीं, अच्छा पैसा नहीं कमा रहा तो समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ तक कि एक ऐसा समय भी आ जाता है जब घर वाले ही कोसना शुरू कर देते हैं, जैसे अब्बा जी कोसा करते थे हैदर को। पहले फिल्म में दिखाया गया कि हैदर घर के सारे काम करता है और मुमताज घर का खर्चा चलाती है। इस बात के लिए हैदर हमेशा अपने पिताजी से सुनता रहता था, पर पैसा भी तो आना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने कभी मुमताज को मना नहीं किया काम करने से। लेकिन जब हैदर की नौकरी लगती है तो वो तुरंत मुमताज को नौकरी छोड़ने के लिए कह देते हैं। ये भी नहीं देखते कि नौकरी वो जरूरत के लिए नहीं बल्कि उसे पसंद है इसलिए कर रही थी। ससुराल में नौकरी करने के लिए इसलिए हाँ कहा जाता है क्योंकि ये नहीं देखा जाता कि लड़की को नौकरी करना पसंद है, बल्कि इसलिए हाँ कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो डबल कमाई हो जाएगी। लड़कियों का नौकरी करना उनका शौक समझा जाता है और मर्दों का नौकरी करना उनकी जरूरत। नौकरी जाने के बाद मुमताज जो आज़ादी महसूस करती थी, जो मजा आता था उसे काम करने में, वो सब छिन जाता है। धीरे धीरे वो हाउसवाइफ बनने लग जाती है और इसी बीच वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, वो भी उस समय जब उसके दिमाग में पहले से ही 10 चीजें चल रही थी। वहीं हैदर जो पिताजी के ताने सुनते आ रहा था वो अब उनका पसंदीदा बेटा बन जाता है, क्योंकि मर्द बनने की दोनों कैटेगरी में उसने विजय प्राप्ति कर ली थी। नौकरी भी लग गई और घर का वारिस भी दे दिया। मुमताज का जो महत्व था घर पर वो अब धीरे धीरे किनारे होती चली जाती है और जो एक औरत को करना चाहिए यानी कि घर के काम, वही ठप्पा उस पर लग जाता है।
इन सब के बीच मुमताज का पति भी उसे समय नहीं देता। उसे जब जरूरत थी उसके प्यार की, उसके एहसास की, तो वो मौजूद ही नहीं था, क्योंकि उसे तो एक ट्रांसजेंडर की बाहों में लेटे रहने में मजा आ रहा था। पड़ोस में खड़ा एक आदमी जो कि अपनी प्रेमिका से बात करते हुए खुद को सहला रहा है, उसे देखकर ही मुमताज अपनी अंदर की आग को बुझाने लगी, पर वो भी बंद हो गया जब सलीम ने उसे देख लिया। उसकी नौकरी चली गई, उसकी घर में इम्पोर्टेंस खत्म हो गई, उसे समझ आना बंद हो गया कि उसका भविष्य क्या है, उसके गोल्स क्या हैं। उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया, वो उससे दूर रहने लगा और उसे समय देना लगभग बंद ही कर दिया। उसकी प्रोफेशनल लाइफ और फिजिकल लाइफ दोनों ही खराब हो चुकी थी। उसे हाउस वाइफ कभी नहीं बनना था। उसे जिंदगी खत्म होती दिखी जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसे समझ आना बंद हो गया कि वो क्या चाहती है। उसका अपनी जिंदगी से अपना कंट्रोल खत्म हो गया और अब वो अपने आसपास के लोगों के हिसाब से, उनकी इच्छाओं से जीने लगी थी। नुच्ची, सलीम, हैदर सभी जानते थे कि मुमताज के अंदर क्या चल रहा है, वो किस पीड़ा से गुजर रही है, पर किसी ने भी उसको सुनने की कोशिश नहीं की। पार्टी वाले दिन वो बच्चों के साथ खेल कूद रही थी और हंस रही थी, लेकिन उसकी हरकतें ये दिखा रही थी कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है, पर तब भी किसी ने उससे बात करना नहीं चाहिए। उसने फैसला किया कि टॉयलेट क्लीनर पीकर वो अपनी जान दे देगी। वो पी रही थी कि तभी हैदर आया और उसने ये तक नोटिस नहीं किया कि उसके हाथ में टॉयलेट क्लीनर क्यों है। मुमताज के दिल को और चोट पहुंचती है, क्योंकि उसका उस पर इतना भी ध्यान नहीं कि वो पूछ ले कि वो कर क्या रही थी। मुमताज शायद चाहती थी कि वो नोटिस करे, उसे बचा ले, उससे पूछे कि क्या है, इसीलिए उसने क्लीनर छुपाया नहीं, हाथ में ही लिए हुए थी, पर उसका उस पर ध्यान ही नहीं गया। मुमताज एकदम टूट गई और उसने अपनी जान दे दी। खुद को मारना इतना आसान नहीं होता, पर जब दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा हो तो खुद को खत्म करना ही सही फैसला लगता है। भले बाद में सब अच्छा हो जाने के चांसेस हों, पर जब फीलिंग आती है ऐसा कदम उठाने की, तब बहुत मुश्किल होता है खुद को रोक पाना। जो जिंदा होते हैं उन्हें लगता है कि सब तो सही चल रहा था, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, पर उन्हें नहीं पता होता कि खुद की जान देने वाले ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मुमताज अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद की जान लेना ही सही समझा। आफ्टर ऑल मौत का फैसला ही आखिरी फैसला था जो वो अपने हिसाब से ले पाई। बीबा एक ऐसी इंसान थी जिसे हर रोज लड़ना पड़ता था अपनी जगह के लिए थिएटर में और समाज में। हैदर उसके लिए एक ऐसा इंसान बना जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकती थी, जिस दुनिया में भरोसे के लायक कोई नहीं। हैदर बीबा की खूबसूरती और कोई जब उसे उल्टा बोले तो उससे लड़ जाने का कॉन्फिडेंस देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। बीबा के होने पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। समाज में जो मर्द होने का दायरा बन रखा है उससे हैदर की सोच मैच नहीं करती थी। कोई भी हाउस हस्बैंड नहीं बनना चाहता, नहीं तो फिर मर्दानगी खत्म हो जाएगी। हर कोई तो नहीं, लेकिन कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हैदर को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो घर के सारे काम करता था और एक बार जब स्कूल प्ले हुआ था तो वो जूलियट बना था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी वो काम करने में जो काम लड़कियां करती हैं। हैदर नोटिस करता है कि बीबा को सभी को जताना पड़ता है कि वो भी इसी दुनिया में है, उसकी भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। बीबा हमेशा से चाहती थी कि थिएटर के बाहर उसका कटआउट लगे, लोग उसके डांस को देखें और वो फेमस हो और लोगों में जानी जाए। वो जानती थी कि आसपास के मर्द उसके बारे में क्या बातें करते हैं, पर वो उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देती थी जो भी उसे अपमानित करता था। हैदर के अंदर कभी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि अपने अब्बा जी के सामने अपनी इच्छा रख पाए या कोई बात बोल पाए। जो वो कहते थे, भले अच्छा हो या बुरा, वो वही करता था। वो अपनी बीवी के साथ भी नहीं खड़ा हो पाया, ये जानते हुए भी कि उसे अपना काम कितना पसंद है। वो भी चाहता था कि मुमताज काम करे, पर वो घर पर उसके लिए कभी भी आवाज उठा नहीं पाया। हैदर बीबा की तरह बनना चाहता था, क्योंकि वो देख पाता था कि वो डरती नहीं, हिम्मती है, बेबाक है और अपनी बात रख देती है किसी के भी सामने। हैदर शादीशुदा था और वो जानता था कि अगर किसी को पता चला कि वो एक ट्रांसजेंडर के साथ है तो उसकी दुनिया ही
ही बदल जाएगी। पर बीबा के साथ उसे काफी आजाद महसूस होता था। उसे वो मर्द बनने का नाटक नहीं करना पड़ता था जो मर्द समाज चाहता है कि वो वैसा बने। वो विनम्र हो सकता था, प्यार से बोल सकता था, असुरक्षित महसूस कर सकता था, शर्मा सकता था। मुमताज और हैदर का रिश्ता एक दूसरे को समझ पाना और दोस्ती के रिश्ते के जैसा था। मुमताज हैदर के बिल्कुल उलट थी। उसकी हुक्म चलाने वाली, सब कुछ संभालने, सब कर लेने वाली पर्सनालिटी हैदर को उसकी ओर आकर्षित करती थी। बीबा ऐसी थी कि उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसका मेन गोल था कि उसे सर्जरी करवा के लड़की बनना है और उसी रूप में अपना जीवन बिताना है। हैदर ने उससे कहा कि वो जैसी है उसे वो वैसी ही पसंद है, पर उसे हैदर की राय से कोई मतलब नहीं था क्योंकि किसी और के इशारे पे वो कभी नहीं चलती थी। बीबा ने उसे इसलिए भगा दिया था क्योंकि हैदर उसे कभी समझ ही नहीं पाया। बीबा लड़की की तरह रहती थी पर हैदर उसे लड़का समझ रहा था और खुद लड़की की तरह बर्ताव करता था। मतलब हैदर सबमिसिव था और बीबा डोमिनेंट। पर बीबा कभी डोमिनेंट थी ही नहीं और यही बात वो समझ ना पाया। मूवी की एंडिंग की बात करें तो हैदर को काफी पछतावा था कि काश वो उस रात मुमताज पर थोड़ा ध्यान देता तो वो जिंदा होती। हमें नहीं पता कि हैदर का क्या मन करा कि आखिर में वो समंदर किनारे पहुंच गया। बीबा ने उससे कहा था कि एक बार जाना जरूर और देखना कि समुंदर कितना बड़ा है और इंसान कितना छोटा। मुमताज की मौत ने उसे चेंज कर दिया और अपने अब्बा और अपने भाई की ना सुनते हुए वो दूर सफर करके पहुंच गया अपनी मर्जी से। सारी जिंदगी उसने उनकी सुनी पर आखिर में खुद की सुनकर खुद को असीमित संभावनाओं से घेर लिया। फयाज आंटी जो कि विधवा थी और कई सालों से अकेले रह रही थी, वो अब्बा जी का ख्याल रख के खुश थी और उन्हें अच्छा लगता था ऐसे रहना। उनका बेटा और बहू उनको समय नहीं देते थे तो अपनी जिंदगी वो अपने हिसाब से गुजारने लगी ताकि जिंदगी जीने का कुछ तो सहारा मिले। पर एक रात वो सिर्फ उनके यहाँ रुक गई तो उन पर कई इल्जाम लगा दिए गए उनके बेटे के द्वारा कि लोग क्या सोचेंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ये चीज भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई इंसान फिर से अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो उसे जीने दिया नहीं जाता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान को दोबारा प्यार ना हो या दोबारा दोस्ती ना हो सके। हर किसी को एक साथी की जरूरत होती ही है अपने अकेलेपन में। पर लोगों के नजरिए में वो अश्लीलता कहलाती है कि इस उम्र में इनको जवानी छाई है। ये मूवी किसी एक कैरेक्टर पर आधारित नहीं है बल्कि सबकी कहानी को दर्शाती है। सबके रोल्स कुछ न कुछ हमें बताते या सिखाते हैं। आपको बता दूं कि ये एक पाकिस्तानी मूवी है और ये पहली पाकिस्तानी मूवी है जिसका प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और मूवी खत्म होने पर वहां बैठे लोग खड़े होकर 10 मिनट तक तालियां बजाते रहे। ये पहली पाकिस्तानी मूवी बनी जो अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। इस मूवी ने दुनिया भर से वाहवाही जीती और खूब सारे अवार्ड्स भी जीते। पर जब बारी आई इसे अपने देश में रिलीज होने की यानी कि पाकिस्तान में, तो इसे बैन कर दिया गया। जिन लोगों ने बैन करने की अपील की उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने मूवी देखी ही नहीं। उन्हें बस इतना सुनने मिला कि फिल्म में एक शादीशुदा लड़के को ट्रांसजेंडर से प्यार होता है और उसका परिवार उसे रोकने में लगा है और परिवार को विलन बनाया गया है। लोगों ने बस इतना ही सुना और सोचा कि ये मूवी तो एजेंडा फैला रही है, लोगों को गलत राह पर ले जा रही है, इसे बैन कर दो। पर बात तो यहाँ ये है कि बीबा इस मूवी की मेन कैरेक्टर है भी नहीं और ना ही परिवार जानता था हैदर और बीबा के चक्कर के बारे में, तो वो विलन कैसे हो गए। बीबा फिल्म का एक हिस्सा है और उसकी प्रेम कहानी भी, पर पूरी फिल्म इस पर नहीं टिकी है। मुस्लिमों में गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांस होना एक बीमारी मानी जाती है और ऐसे लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनके लिए ये मूवी एक गलत संदेश पहुंचाने वाली फिल्म बनी। सिर्फ मुस्लिम्स का ही नहीं, कई लोगों का मानना है कि ये सब दिमागी बीमारी है और कुछ नहीं, ये सब प्रकृति से खिलवाड़ है। प्यार प्यार नहीं होता, अगर होता तो कुत्ते से भी शादी कर लोगे क्या? ऐसी चीजें लोग बोलते रहते हैं जिन्हें दिक्कत है। अब मैं ना तो डॉक्टर हूँ और ना ही गे, तो
मैं नहीं बता सकता कि किसी अपोजिट जेंडर के लिए फीलिंग आना ये सच में बीमारी है या फिर सच में किसी के लिए भी फीलिंग्स आ सकती हैं। दुनिया में सदियों से लोग रह रहे हैं जिन्हें लड़का पसंद है, लड़की पसंद होती है या दोनों पसंद होता है। ऐसे तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन बात वही है कि जब तक खुद को अच्छा लग रहा है तब तक सब सही, जब खुद के सोच से मैच ना करे तो सब गलत। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में फर्क होता है। इंटरसेक्स वो होते हैं जो पैदा ही वैसे होते हैं और ट्रांस वो होते हैं जिन्हें फील होता है कि जो वो हैं ही नहीं बल्कि दूसरे जेंडर हैं। इंडिया में तो ट्रांसजेंडर्स की दुआ बद्दुआ बहुत मानी जाती है। काफी ट्रांसजेंडर्स कई टाइम पर गलत भी होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा खराब ही रहा है इनको लेकर। जबरदस्ती पैसे लेना, ना देने पर गाली गलौज करना काफी बेकार लगता है। और एक किस्सा तो कुछ ऐसा है कि मैं अपने पीजी के गेट के बाहर खड़ा था और एक अंकल जी आए और बोले कि यहाँ पर कोई गे वे रहता है क्या। ऐसे पूछना सही नहीं लगता है कि किसी के पीजी के सामने जाकर पूछो कि कोई गे वे रहता है क्या यहाँ पे। काफी ज्यादा हैरेसमेंट के केस भी मिल जाएंगे स्ट्रेट जो लोग होते हैं उनके द्वारा। काफी लोगों के पास अपनी स्टोरी होगी जिनके साथ ऐसा कभी हुआ हो कि कोई गे मिला हो या फिर लेस्बियन मिली हो या फिर ट्रांसजेंडर मिला हो जो उनके साथ गलत तरीके से पेश आया हो। तो अगर आप अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग भी हैं जिनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं। मैं हर किसी को बुरा नहीं कह रहा, हर कम्युनिटी में बुरे इंसान तो होते ही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मूवी की बात करें तो इस फिल्म को 4:3 फॉर्मेट में शूट किया गया है ताकि कैरेक्टर मेन फोकस में रहे। भले ही वाइड एंगल में शूट किया जा रहा हो पर फिर भी फोकस उसी पर रहे जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी मूवीज देखने पर समझ नहीं आता कि क्या था इसमें, बोरिंग लगती है। पर जब आप उससे रिलेटेड पढ़ना शुरू करते हो, फिल्म को बनाने के लिए राइटर डायरेक्टर का विजन क्या था वो जानना शुरू करते हो, तब आपको इंटरेस्ट आना शुरू होता है ऐसी मूवीज देखने का। ऐसी फिल्मों के हर सीन में हिडन इमोशन या मैसेज छुपा होता है जो कि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसी मूवीज एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होती कि देखा मजा आया और दूसरी देखना शुरू कर दिया। ये रियल सिनेमा होती हैं जो कि आपको खुद समझना होता है और जानना होता है कि मूवी का असली मतलब क्या था। अब एक्टिंग की बात करें तो सभी ने काफी अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग बढ़िया देखने को मिली। सबने इतनी रियल एक्टिंग करी है कि पूरे फिल्म का एम्बियंस रियल फील होता है, जैसे हम अपने पड़ोसी के घर की कहानी देख रहे हों। अलीना खान जो कि असल जिंदगी में भी ट्रांस हैं, वो पहली पाकिस्तानी ट्रांस हैं जिन्होंने एक पाकिस्तानी मूवी में काम किया है बतौर मेन लीड। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि चीटिंग तो आखिर चीटिंग ही है। ट्रांसजेंडर के साथ आप हो या फिर किसी के भी साथ हो, चीट तो आप कर ही रहे हैं तो उसे गलत ही कहा जाएगा। तो बस यहीं पर खत्म होता है जॉयलैंड मूवी का एक्सप्लेनेशन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा एक्सप्लेन करना आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और जो पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि आपके पास कोई किस्सा है बताने को, तो वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपके दोस्त यार में या फिर फैमिली में या फिर आपका कोई करीबी या फिर कोई भी आपका जो चहेता हो वो ऐसी वीडियोस देखना पसंद करता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा लोग चैनल पर आएंगे, रीच बढ़ेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। अब अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन की जाए, सोचना पड़ेगा।